नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं दीनू। सबसे पहली बात, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 151वीं जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां महात्मा गांधी को नमन किया और इस दौरान यहां पर जयंती के अवसर पर भजन का भी आयोजन किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए भी बापू को नमन किया। पीएम मोदी ने लिखा कि हम गांधी जयंती के मौके पर प्यारे बापू को नमन करते हैं। उनके जीवन और महान विचारों से सीखने के लिए बहुत कुछ है। बापू के आदर्श हमें समृद्ध और करुण भारत बनाने में मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय घाट पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि दी और आज लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती है और इस मौके पर पीएम ने उन्हें नमन किया। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक राजघाट की और साथ ही एक विजय घाट की। राजघाट में जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पहुंचे थे, वहां पर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित किए और साथ ही उसके बाद विजय घाट पहुंचे जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और यहाँ पर भी माल्यार्पण करते हुए नमन किया गया। और इसके पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करके भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की थी, नमन किया था। और ये दो तस्वीरें हैं आपके सामने आज सुबह जब राजघाट पहुंचे थे पीएम मोदी और विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। तो राजघाट से तस्वीरें हैं आपके सामने। 151वीं जयंती आज बापू की मनाई जा रही है और इस खास मौके पर छोटे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो कि हर बार भव्य कार्यक्रम होते थे लेकिन इस बार छोटे कार्यक्रम है। और आप ये देखिए, जहां पीएम मोदी राजघाट और विजय घाट पहुंचे थे श्रद्धा सुमन अर्पित करने। खबर भोपाल से है, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती सीएम शिवराज गांधी भवन में करेंगे नमन, लाल बहादुर शास्त्री को अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। और आज मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान गांधी भवन में नमन करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री को भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। खबर भोपाल से, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती, गांधी प्रतिमा पर पीसीसी चीफ कमलनाथ करेंगे माल्यार्पण, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। ये दो तस्वीरें आपको बता दें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पे आज पीसीसी चीफ भी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचेंगे और साथ ही आज दिग्विजय सिंह भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो मध्य प्रदेश में आज भोपाल में कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बापू को श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचेंगे और आज गांधी भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। और इसी के साथ पूर्व सीएम कमलनाथ भी आज महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दिग्विजय सिंह भी श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचेंगे। तो पूरे मध्य प्रदेश में आज कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम काफी छोटे स्तर पर हो रहे हैं, कम भीड़ के साथ। हर बार भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, लेकिन इस बार कोरोना के देखते हुए जो कार्यक्रम है वो बहुत सीमित संख्या के लोगों के बीच में ही हो रहे हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचेंगे। और हालांकि संख्या काफी कम होगी, लेकिन भाव बिल्कुल वही हैं जो हर बार रहते थे। और आज पीसीसी चीफ भी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे। और सहयोगी रंजना जुड़ गई हैं। रंजना,
पूरे प्रदेश में आज कई सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन कार्यक्रमों में कम संख्या के लोगों के बीच में ही कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में सीएम के साथ साथ और कौन से प्रमुख कार्यक्रम हैं? जी रेणु, बिल्कुल। आज गांधी जयंती पर जो पक्ष और विपक्ष दोनों ही जो पार्टियां हैं वो गांधी को नमन करेंगे, बापू के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, क्योंकि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, इनके सत्य अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया जाएगा। तो आज अब से कुछ ही देर बाद यानी 9:30 बजे मिंटो हॉल के पास जो गांधी प्रतिमा है वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचेंगे और उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी होंगे, जो कि यहाँ पर गांधी प्रतिमा पर बापू को नमन करेंगे, उनको जो पुष्प हैं वो अर्पित करेंगे और उनके ही आदर्शों पर चलने का संकल्प लेंगे। एक तरह से एक कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है और जो दूसरा कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गांधी भवन में पहुंचेंगे और वहां पर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान बापू को नमन करेंगे, बापू को याद करेंगे और उनको जो श्रद्धा सुमन है वो अर्पित करेंगे। यानी आज कोरोना संक्रमण काल का दौर चल रहा है, ऐसे में बहुत बड़े स्तर पर जो कार्यक्रम है वो आयोजित नहीं किए जा रहे हैं। सीमित लोगों के बीच में जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है, लेकिन कार्यक्रम भले ही सीमित संख्या में हो रहा है या बहुत बड़े स्तर पर नहीं हो रहा है, लेकिन बापू को नमन किया जा रहा है, बापू को नमन किया जाएगा, उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया जाएगा और उनके ही जैसा वो देश को बनाना चाहते हैं, जैसा वो समृद्ध प्रदेश को बनाना चाहते हैं, उसी तरह का आगे देश और प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने का संकल्प आज गांधी जयंती पर लिया जाएगा। जी बिल्कुल रंजना, और आप लगातार बने रहें। तो आज जिस तरीके से सपना देखा था राष्ट्रपिता ने देश को बनाने के लिए, उसी का संकल्प आज एक बार फिर से लिया जाएगा। तो वहीं भोपाल में भाजपा के मंडल सम्मेलन आज से 28 विधानसभा सीटों पर सम्मेलन आज से शुरू होने जा रहे हैं और हर मंडल में सम्मेलन चलेंगे। 15 अक्टूबर तक जिला और प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बूथ कमेटी और पेज प्रमुख भी इसमें शामिल रहेंगे। बड़े नेता मंडल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर, मंडल में सम्मेलन आयोजित किए जाने हैं। 28 विधानसभा सीटों को लेकर यह सम्मेलन होगा। भोपाल से बड़ी खबर है, भाजपा के मंडल सम्मेलन आज से शुरू हो रहे हैं और हर मंडल में सम्मेलन चलेंगे। 15 अक्टूबर तक जिला और प्रदेश पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। बूथ कमेटी और पेज प्रमुख भी रहेंगे शामिल। बड़े नेता मंडल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो आज से मंडल सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। भाजपा के मंडल सम्मेलन में हर दिन 28 विधानसभा सीटों को लेकर ये सम्मेलन हो रहे हैं। बूथ कमेटी और पेज प्रमुख भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही बड़े नेता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इसमें आज से 28 विधानसभा सीटों पर सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। तो ये सम्मेलन 15 अक्टूबर तक चलेंगे। बड़ी खबर है, जिला और प्रदेश पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। आज से भाजपा मंडल सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। बूथ कमेटी और पेज प्रमुख भी इस दौरान आपको देखने को मिलेंगे और जो बड़े नेता हैं वो सभी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो 28 विधानसभा सीटों पर मंडल सम्मेलन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो आज का दिन बहुत ही खास है। आज से जो उपचुनाव होना है प्रदेश में, इसके चलते जो सियासी कसावट है वो की जा रही है और 28 विधानसभा सीटों पर भाजपा के मंडल सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। प्रत्येक मंडल में बूथ कमेटी और पेज प्रमुख भी शामिल होंगे और साथ ही जो सीनियर नेता हैं वो इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। खबर भोपाल से है, जहां पर एमपी में अब नहीं होगा आईफा अवार्ड समारोह। कोरोना काल में समारोह होने की संभावना नहीं है। आईफा की राशि लौटाएगी सरकार। समारोह के लिए जुटाई गई राशि लौटाएगी सरकार। सीएम शिवराज ने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। अवार्ड के लिए जुटाई गई राशि वापस की जाएगी। उद्योगपतियों को अभी भी आईफा की राशि रखी गई है। विभागों के पास सीएम ने अप्रैल में आईफा की राशि कोरोना रिलीफ में देने का ऐलान किया था। उपलब्ध राशि में से कुछ हिस्सा मुख्यमंत्री सहायता कोष में किया गया जमा। बची हुई राशि लौटाई जाएगी उद्योगपतियों को। तो इस तरीके से जो आईफा की तैयारी चल रही थी कि मार्च में आईफा का आयोजन किया जाएगा, पहले इसकी डेट और आगे बढ़ाई गई, लेकिन अभी ये साफ कर दिया गया है कि आईफा का जो फंक्शन है वो अब नहीं होगा। कोरोना के चलते अब इसका कार्यक्रम नहीं होगा एमपी में और जो बाकी की राशि है उसे वापस किया जाएगा।
और सहयोगी रंजना जुड़ गई हैं। रंजना, अब मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से आईफा नहीं होने की बात कही जा रही है, लेकिन जो भारी भरकम राशि जमा की गई थी उसको कब तक वापस किया जाएगा? और कुछ राशि को कोरोना काल की वजह से मुख्यमंत्री सहायता कोष में भी दिया गया है। जी रेणु, बिल्कुल। मुख्यमंत्री जब मध्य प्रदेश के कमलनाथ थे तब उन्होंने आईफा समारोह मध्य प्रदेश में कराने को लेकर तैयारी की थी और यहाँ पर जो फिल्म अभिनेता हैं सलमान खान और फिल्म अभिनेत्री हैं जैकलिन, वो भी यहाँ पर पहुंची। तो एक तरह से तारीख भी निर्धारित कर दी गई थी कि मध्य प्रदेश में आईफा अवार्ड कब होना है, लेकिन फिर सत्ता परिवर्तन हुआ और फिर भाजपा की सरकार सत्ता में आई और सत्ता में आते ही जो आईफा अवार्ड है, आईफा समारोह, इसको लेकर लगातार सियासत देखने को मिली थी। तो ये पहले से ही तय माना जा रहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये पहले ही साफ कर चुके थे कि जो आईफा अवार्ड है वो मध्य प्रदेश में नहीं किया जाएगा। और अब ये साफ हो गया है कि और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कोरोना काल के चलते अब आईफा अवार्ड समारोह मध्य प्रदेश में नहीं होगा। तो ऐसे में उसकी जो राशि है जो कि विभागों के पास पड़ी हुई है, यानी कि अब तक विभागों ने उद्योगपतियों को जो राशि है वो वापस नहीं लौटाई है, जो कि आईफा के लिए एकत्रित की गई थी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक कर सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो आईफा की राशि उनके पास बची हुई है वो उद्योगपतियों को वापस की जाए, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मार्च से अप्रैल के महीने में ये घोषित किया था कि जो भी आईफा अवार्ड के लिए राशि एकत्रित की गई है वो मुख्यमंत्री सहायता कोष में दी जाएगी। तो उसमें से आधी राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जो कोरोना पेशेंट है उनकी सहायता के लिए दी जा चुकी है, लेकिन जितनी भी राशि बची हुई है वो राशि अब उद्योगपतियों को वापस की जाएगी। यानी अब साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में आईफा अवार्ड नहीं होगा और राशि जो कि विभागों के पास बची है वो उद्योगपतियों को वापस कर दी जाएगी। रेनू जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से जो राशि बची हुई है वो सभी उद्योगपतियों को वापस की जाएगी। और अब चूंकि कमलनाथ की जब सरकार थी तब आईफा का आयोजन किया जाना था, कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया, लेकिन चूंकि अब बीजेपी की सरकार है तो अभी आयोजन पर रोक लगा दी गई है। तो मंत्री गोपाल भार्गव का औचक निरीक्षण, जी हाँ, सागर के गढ़ाकोटा में स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण था, रात 2:30 बजे औचक निरीक्षण करने पहुंचे गोपाल भार्गव। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भी स्टाफ नहीं मिला। अस्पताल में डॉक्टर नर्स के ना आने की मिल रही थी शिकायतें और स्टाफ ना मिलने पर गोपाल भार्गव ने काफी नाराजगी भी जताई थी। तो स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी नहीं है, इसकी काफी समय से शिकायत मिल रही थी और यही कारण है कि अचानक से मंत्री गोपाल भार्गव पहुंच गए औचक निरीक्षण करने और यहां पर तमाम जो स्टाफ था वो मौजूद नहीं था। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रचित जुड़ गए हैं। रचित, देर रात मंत्री गोपाल भार्गव ने औचक निरीक्षण किया, किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं और उसके बाद मंत्री जी ने क्या आदेश दिए हैं? जी रेनू, देखा जाए कि मंत्री गोपाल भार्गव देर रात अपने गृहनगर गढ़ाकोटा पहुंचे तो 2:30 बजे उन्होंने गढ़ाकोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, यहाँ तक कि चौकीदार अस्पताल में जब उपस्थित नहीं मिला तो उन्होंने पूरे अस्पताल परिसर में देर रात निरीक्षण किया, लेकिन एक भी कर्मचारी है उनके लिए वहां पर उपस्थित नहीं मिला। तो उन्होंने जमकर नाराजगी जताई, लेकिन अभी अब आगे किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी ये तो आप पता चलेगा निरीक्षण के बाद। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका रचित जानकारी के लिए। तो अभी तो फिलहाल मंत्री जी ने औचक निरीक्षण किया, इसके बाद तमाम जांच की जाएगी और जांच के बाद ये तय किया जाएगा कि किसको किस तरीके से कार्रवाई की जानी पूरे मामले को लेकर। हालांकि जो शिकायतें काफी समय से मिल रही थी, जब मंत्री जी देर रात पहुंचे तो यहाँ पर एक भी स्टाफ मौजूद उनको नहीं मिला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के धौलपुर सत्र न्यायालय की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री इंदल सिंह कंषाना के बेटे बंकू कंषाना के साथ 6 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मंत्री इंदल सिंह कंषाना के बेटे पर बाइक सवार 2 पुलिसकर्मियों का अपहरण और उनके साथ बेरहमी से मारपीट का आरोप था। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के साथ ही धौलपुर पुलिस की टीम मुरैना के लिए रवाना कर दी गई है। मारपीट के मामले में धौलपुर पुलिस ने पहले ही 9 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है, जबकि बंकू कंषाना सहित 6 लोग अभी भी मामले में फरार हैं। आपको बता दें कि बंकू कंषाना के पिता इंदल सिंह कंषाना सुमावली से विधायक हैं और वर्तमान में शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं। जानकारी में आया कि इंदल सिंह कंषाना का बेटा बंकू कंषाना है, जो लार्ज स्केल पे बजरी की तस्करी में इन्वॉल्व है।
उसके साथियों ने इस अंदेशे में कि ये लोग हमारे बजरी के ट्रकों की रेकी कर रहे हैं, उनको किडनैप किया, एमपी की तरफ ले गए, वहाँ बंधक बनाया और उनके साथ मारपीट की। इस संबंध में थाना कोतवाली पर आपराधिक प्रकरण संख्या 405 दिनांक 8/10/2019 को पंजीबद्ध हुआ। इस प्रकरण के अनुसंधान के दौरान कुल 15 व्यक्तियों को दोषी माना गया था, जिनमें से 9 व्यक्ति पूर्व में गिरफ्तार हो गए थे। 6 व्यक्ति, जिनमें बंकू कंसाना जो एदल सिंह जी हैं उनका पुत्र है, वो भी मुलजिम था, लेकिन भरसक प्रयासों के बावजूद वो गिरफ्तार नहीं हुआ। इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष जो शेष बचे हुए अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी के प्रयास दर्शाते हुए उनके गिरफ्तारी के नॉन अवेलेबल वारंट जारी करने की मांग की। खबर भोपाल से, जहां मां बेटे पर चाकू से हमला किया गया। बेटे की मौत, मां की हालत गंभीर है। बहनोई ने ही किया अपने साले और सास पर हमला। पति पत्नी का विवाद सुलझाने दोनों पहुंचे हुए थे और घायल महिला को निजी अस्पताल भर्ती किया गया है। मृतक युगांतर कॉलोनी का रहने वाला है। मृतक का भाई विकास सिंह पिपलानी थाने में आरक्षक है। अवधपुरी थाना इलाके का पूरा मामला है। बड़ी खबर भोपाल से, जहाँ पर एक दामाद ने अपने सास और साले की हत्या कर दी। हत्या करने की कोशिश की है, हमला किया, जिसमें साले की मौत हो गई है, लेकिन सास अभी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री से मिलता जुलता एक और मामला सामने आया है। रायसेन से है, जहां रायसेन निवासी की बेंगलुरु में हत्या पर सस्पेंस बरकरार है। रायसेन निवासी इंजीनियर दिनेश मीणा का शव बाथरूम के शावर से लटकता मिला है। परिजनों ने पत्नी, दोस्तों और कंपनी मालिक पर शराब पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मौत से पहले वो आखिरी वीडियो कॉल, दीदी मुझे ये लोग ड्रग्स देते हैं। फिर बाथरूम में मिली उसकी लाश। मोहब्बत में नशे का कॉकटेल। एमपी में सुशांत पार्ट 2। एमपी के सुशांत को इंसाफ कर। तीन बड़ी एजेंसियां अब तक एक्टर सुशांत केस की मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाई है। एक सितारे की मौत की वो मिस्ट्री जो हत्या और आत्महत्या में उलझी हुई है। सुशांत के पिता और बहनों ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को कटघरे में ला खड़ा किया। इस मिस्ट्री में ड्रग्स कनेक्शन के तार को भी खंगाला जा रहा है। लेकिन अब मुंबई से हम आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। क्योंकि सुशांत के पिता की ही तरह मध्य प्रदेश के रायसेन के बरेली के चारगांव का रहने वाला ये पिता भी अपने बेटे दिनेश के लिए इंसाफ मांग रहा है, जो कह रहा है मेरे बेटे को ड्रग्स दिया गया, मेरे बेटे का कत्ल किया गया। सुनिए ये संगीन इल्जाम। मामला है उसका मर्डर का। उन लोगों ने 3-4 लोगों ने मिलकर उसका मर्डर किया है। कहाँ पे? बेंगलोर में। पुलिस को दी गई ये वो तहरीर है जिसमें एक एक बात, एक एक इल्जाम, अपने बेटे की वो आखिरी यादें इस परिवार ने लिखी हैं। 26 साल के दिनेश मीणा की लाश 23 सितंबर को बेंगलुरु में उनके घर के बाथरूम में मिली थी, जिसका इल्जाम दिनेश के घर वालों ने दिनेश की बीवी 23 साल की शिवानी और उसके 2 साथियों पर लगाया। इल्जाम कि शिवानी और उसके दोस्तों ने दिनेश की जिंदगी में ड्रग्स का जहर घोल दिया और उसकी हत्या कर डाली। शिकायत पत्र में दिनेश की पत्नी शिवानी, उसके साथी साक्षी, एक अन्य व्यक्ति राजीव गुप्ता के ऊपर दोषारोपण किया गया है कि इन लोगों द्वारा उसको ड्रग्स देकर, शराब पिलाकर हत्या की गई है अथवा उसके द्वारा आत्महत्या की गई है, तो उसके लिए भी यही लोग दोषी हैं। इन बिंदुओं पर जांच संबंधी कार्रवाई चाहिए गई है। सुशांत केस में विरसा रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट मर्डर और सुसाइड के सच को बाहर ला सकती है, तो इधर दिनेश के केस में उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कई खुलासे करेगी। सवाल ये कि क्या ये मर्डर का केस है या फिर सुसाइड का, और अगर सुसाइड है तो क्या इसके लिए दिनेश को उकसाया गया। दिनेश की बीवी शिवानी, उसके दोस्तों और कंपनी के मैनेजर के ऊपर जो आरोप दिनेश के घर वाले लगा रहे हैं, उसका सच आखिर है क्या। फिर सवाल उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश के सुशांत को कब मिलेगा इंसाफ। रायसेन से देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और भोपाल से खबर है, जहां कांग्रेस की बैठक, प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक लेंगे बैठक। 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। मुरैना महगांव सीट पर होगी चर्चा, बड़ा मलहरा और ब्यावरा सीट पर भी मंथन। उपचुनाव की कांग्रेस ने 24 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर भोपाल में कांग्रेस की बैठक, प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक की बैठक लेंगी। 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाएगा। मुरैना महगांव सीट पर होगी चर्चा, बड़ा मलहरा और ब्यावरा सीट पर भी मंथन किया जाना है। और संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, आज मुकुल वासनिक भोपाल पहुंचे और इस दौरान आज क्या कुछ कार्यक्रम है, साथ ही साथ सीटों को लेकर, 4 सीटों को लेकर भी मंथन होना है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने अभी तक 24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन 4 सीटों पर जो है कांग्रेस के अंदर दावेदारों के बीच घमासान मचा हुआ है। इसमें सबसे जो अहम सीट है वो मुरैना विधानसभा सीट है। वहां पर प्रदेश किसान कांग्रेस के दिनेश गुर्जर दावेदारी कर रहे हैं, तो राकेश मावई भी वहां से दावेदारी कर रहे हैं। तो इसी कारण से पेच उलझा हुआ है। और इसी तरीके से मेहगांव सीट पर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, हेमंत कटारे और राहुल सिंह भदौरिया के बीच पेच फंसा हुआ है। और ब्यावरा सीट पर भी पार्टी ने अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। बड़ा मलहरा को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। इन 4 सीटों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी एक बार फिर मंथन कर सकती है। और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक आज भोपाल में रहेंगे, तो इस दौरान वो उपचुनाव की तैयारियों को तो लेकर बैठक करेंगे, लेकिन उन दावेदारों के साथ भी वो मुलाकात करेंगे जो इन सीटों पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। तो कुल मिलाकर पार्टी का फोकस अब इस बात को लेकर है कि जल्द से जल्द 4 सीटों को लेकर जो फंसा पेच है उसको हल करके उन सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाए। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो 4 सीटों में मुख्य रूप से मंथन होगा और जल्दी से जल्द इन सीटों पर भी नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। और इसके चलते मुकुल वासनिक इस वक्त भोपाल पहुंचे हुए हैं। और भोपाल में कोरोना का कहर, कोरोना के 322 नए मामले फिर से सामने आए हैं। 322 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और राजधानी के कई इलाकों से ये मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पहले की तुलना में, जैसा कि पहले 1000 केस आते थे, इस वक्त थोड़े कम केस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोरोना का कहर लगातार देखा जा रहा है। और अब जो मामले वो 1 लाख के पार तो बहुत पहले हो चुके थे, लेकिन ये जो संख्या है इसमें रिकवरी रेट में भी थोड़ी सी अब बढ़ोतरी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंच रहे हैं और मृत्यु दर भी बढ़ा है। और साथ ही जो कोरोना के आंकड़े हैं वो तो तेज़ी से बढ़े हैं ही, लेकिन एक्टिव केसों में भी अब थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। इंदौर में फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। 495 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 6 मरीजों की जान चली गई है। कोरोना मरीजों की संख्या अब 24,970 हो गई है, जो कि बहुत ही जल्द 25,000 हो सकती है। बड़ी खबर है कोरोना से। कोरोना के 495 नए मामले एक बार फिर से सामने आए हैं। 24 घंटे में 6 लोगों की जान भी कोरोना से जा चुकी है। और संवाददाता विकास जुड़ गए हैं। विकास, मामले तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो मृत्यु दर है, आज पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की जान चली गई। विकास, बिल्कुल रीनू, अगर बात की जाए कोरोना संक्रमण की, तो ये सर्वाधिक 495 कोरोना संक्रमित मरीज बीते 24 घंटे में मिले हैं। वहीं अगर मौत की बात की जाए तो 6 मौत की पुष्टि कोरोना के मेडिकल बुलेटिन में हुई है। हालांकि बीते कुछ दिनों से अगर गौर किया जाए तो 6 या 7 मरीजों की लगातार मौत की पुष्टि हो रही है। तो कोरोना संक्रमण से मौत की जो वजह है वो लगातार कहीं ना कहीं चिंताजनक बनी हुई है इंदौर की आम जनता के लिए, जिला प्रशासन के लिए। और जिस प्रकार से प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो अब बेहद एहतियात की आवश्यकता है आम जनता के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़े हुए हैं और रिकवरी रेट हालांकि ठीक है, लेकिन मृत्यु दर में भी अब तेजी से इजाफा हुआ है।